हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं क्रांति का घटनाक्रम। सन 1789 ईस्वी में लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए 5 मई सन 1789 ईस्वी को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300-300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट्स के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय स्टेट्स ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यह राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। तभी तीसरे स्टेट्स के सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहां शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अतः सभी तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा यह शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाले संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता यह सभा भंग नहीं होगी। राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो एवं ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था, फिर भी वह सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का पक्षधर था। 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया। बैस्टिल का दुर्ग राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बैस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16 नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छानुसार धर्म पालन करने के अधिकार को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे जिनके अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए यह क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यद्यपि लुई 16 ने नए संविधान को मान लिया परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। विदेशों में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया, पर्सा तथा सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्धों ने जनता को काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया था। आलोचकों में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस में भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। आइए अब देखते हैं आतंक का राज्य। रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज्य स्थापित किया। 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। रॉब्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली ने कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16 पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाद में मेरी अंत्योनेत को भी फांसी दे दी गई। रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था।
कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। कानूनों का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा को समाप्त किया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। इन सभी को रॉबस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता के प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए। उसकी हिंसात्मक कार्रवाइयों की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में उसे मृत्युदंड दिया। उसके बाद सन 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपने विधि संहिता लागू किया। उसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस के उत्थान में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। आइए अब देखते हैं क्रांति के परिणाम। तो सबसे पहले पुरातन व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति ने वहाँ की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। सामंतवाद का अंत हो गया। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। उसके बाद है जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया और जनतंत्र की स्थापना की। उसके बाद है व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति के महत्ता पर बल दिया। नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। उसके बाद है समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल दिया। जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकार की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। उनके राजनीतिक अधिकारों की घोषणा भी की गई। उसके बाद है वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर था। उसके बाद है दास प्रथा का उन्मूलन। इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। उसके बाद है सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, अब इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। उसके बाद है राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया और उनका नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया। उसके बाद है महिला आंदोलन। फ्रांस में समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संस्था का गठन किया, जिसमें ओलंप दे गुज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु राजनीतिक अधिकार शुरू में उन्हें नहीं मिल पाए। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। आइए अब देखते हैं अन्य देशों पर क्रांति के प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा, तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत का स्वागत किया। उसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। अब देखते हैं इटली पर प्रभाव। इटली इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली के भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए अब देखते हैं जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। इस क्रांति की स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इसे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। आइए अब देखते हैं पोलैंड पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूंकी। पहले यह रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था,
यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया। एक लंबी अवधि के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। आइए अब देखते हैं इंग्लैंड पर प्रभाव। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड की आगे चलकर उसके पतन के कारण बना। फिर भी इस क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में नहीं दिखा। वहाँ की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत अधिक योगदान था। आइए अब देखते हैं क्रांति का स्वरूप। फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप के संबंध के विषय में कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक थी, अर्थात क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतियों की होती है। फिर भी किसी क्रांति के स्वरूप को निश्चित करने के पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उस क्रांति के क्या कारण थे, उस क्रांति में समाज के किस वर्ग के लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया और उस क्रांति से किस वर्ग के लोगों को अधिक लाभ हुआ। कई इतिहासकारों ने सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को एक बुजुर्गवाई क्रांति कहा। उनके अनुसार इस क्रांति ने एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जगह दूसरे विशेषाधिकारी वर्ग का शासन स्थापित कर दिया। फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी। ये यदाकदा सरकार को कर्ज देने का काम करते थे, लेकिन सत्ता में इनकी कोई भी सहभागिता नहीं थी। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु मध्यम वर्ग के असंतोष और इसी वर्ग के द्वारा जन चेतना का जागृत करना क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। जितने भी दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, सभी मध्यम वर्ग के थे। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग के थे जिन्होंने क्रांति का संचालन किया। यह सच है कि मजदूर तथा किसानों ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई। 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हुई, तो उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने स्पष्ट कर दिया कि क्रांति का बुजुर्गा वर्ग जो है वह हावी हो गया है। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ, साधारण जनता को तो मताधिकार भी नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रयोग पादरियों तथा सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए था। सन 1789 ईस्वी में 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा। यही कारण था कि जैकोबिन दल ने आतंक का राज्य स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया था। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्यपर प्रतीत होती है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्य वर्गीय था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे। क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वर्ग को प्राप्त हुआ। तो निष्कर्षतः सन 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानवाधिकारों की रक्षा हुई। साथ ही यूरोप के अन्य देश भी इन विचारों से प्रभावित हुए और वहां भी सुधारों के एक नए युग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आइए अब देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुई। दूसरा, वेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 में हुई। तीसरा, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। चौथा, द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। पांचवा, तृतीय स्टेट में दार्शनिक आते थे। छठा, वोल्टेयर एक लेखक था। सातवां, रूसो जनता की इच्छा सिद्धांत का समर्थक था। आठवां, मॉन्टेस्क्यू विधि की आत्मा पुस्तक लिखी। नौवां, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा लुई 16 था। 10वां, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 11वां, लुई 16 सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 12वां, मेरी अंत्योने लुई 16 की पत्नी थी। 13वां, फ्रांस की संसदीय संस्था को नेशनल असेंबली कहते थे। 14वां, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता था। 15वां, शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। 16वां, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। 17वां, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन था। 18वां,
दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में मिला। 19वां, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।